कान, नाक, लीवर, किडनी सब खोल लो और यहाँ ध्यान दो। हमारे देश में या किसी भी देश में बेटा जब भी किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस चलती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। सुनिए प्लीज, सिर्फ सुनिए। जब भी हम किसी भी तरह की कोई भी सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर पर उन सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कोई बॉडी, मैं उदाहरण देता हूं, बहुत सारे स्कूल हैं हमारे देश में, सब स्कूलों को कोई ना कोई बोर्ड हैंडल करता है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारे, यूनिवर्सिटीज को हैंडल करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी। जितनी भी हमारे देश में हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स को लाइसेंसेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कैंसिल कर दे तो वो हॉस्पिटल नहीं चल सकता। उस हॉस्पिटल में कुछ इरेगुलरिटीज हो रही हैं तो आप मेडिकल काउंसिल को कंप्लेंट कर सकते हैं। जितने भी लॉयर्स हैं उनकी वर्किंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैनेज करता है, उनको बैन किया जा सकता है, उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है। इसी तरह जितने भी आपके बैंक्स हैं, उन बैंक्स को रेगुलेट करने वाला, उन बैंक्स को चलाने वाला, उन बैंक्स को उनकी फंक्शंस को रेगुलेट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द वन जो रेगुलेट करता है पूरी बैंकिंग फंक्शन को। हमारे देश की जितनी भी बैंकिंग फंक्शनरी है, जितनी भी बैंकिंग हमारे देश में होती है, दैट इज रेगुलेटेड बाय हूम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको आरबीआई हैंडल करता है। आरबीआई नहीं होगा तो बैंक सब अपनी अपनी मर्जी करेंगे। अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, सीबीएसई ना हो, तो स्कूल्स तो हाहाकार मचा दें, स्कूल तो बहुत बुरा हाल कर। सीबीएसई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, सो दे रेगुलेट एवरीथिंग। अब आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। पूरी बैंकिंग सिस्टम का जो बीच सेंटर है, जो टॉप मोस्ट बॉडी है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक हमारे लिए क्या करता है? सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं आपके पास एक और। What does a central bank do for us? Central bank functions. नोट इशू। बेटा हमारे देश में या किसी भी देश में जो करेंसी छपती है, कौन छापता है? केवल और केवल सेंट्रल बैंक। किसी और के पास ये अथॉरिटी नहीं। सेंट्रल बैंक इज द वन व्हिच प्रिंट्स द करेंसी। सिर्फ 1 रुपए का नोट और कॉइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, बाकी सब सेंट्रल बैंक छापता है। तो सेंट्रल बैंक इज द करेंसी नोट इशू की अथॉरिटी जो है केवल और केवल सेंट्रल बैंक के पास। बैंकर टू गवर्नमेंट। बेटा जैसे हमारा कोई बैंक होता है कमर्शियल बैंक, आप में से किसी का बैंक में अकाउंट है? एनीवन हैव? यू हैव? गुप्ता जी का तो होना स्वाभाविक था, बाकियों का किसी का है कोई बैंक अकाउंट? आपका भी है। आपका क्या करते हैं आप बैंक अकाउंट में? जॉइंट अकाउंट है। अच्छा, ऐसे ही आपका नाम डाला हुआ है, अदरवाइज आपका कोई लेना देना नहीं है बैंक, पापा आपको वहां तक जाने भी नहीं देंगे, आपको पता भी नहीं होगा बैलेंस कितना है बैंक में, देना नहीं। आपका बैंक अकाउंट है, आप बैंक जाते हैं, क्या करने जाते हैं? पैसे विड्रॉ करने। डिपॉजिट किए बिना विड्रॉ हो जाते हैं, पैसे निकालने या डालने। और कोई बैंक जाता है आपको से? आप तो ये बैंक नहीं जाते, आपका तो बैंक अकाउंट है, पापा हैंडल करते हैं। पापा सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि टैक्स बच जाए।
ये टैक्स की चोरी कर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में आप क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं। भी बहुत सारे काम बैंक आपके लिए करता है। आपके लिए कोई पेमेंट कलेक्ट करनी है, पेमेंट देनी है, वो बैंक आपके बिहाफ पर कर लेता है। यही फंक्शन आरबीआई जो है, आरबीआई किसके लिए करता है, गवर्नमेंट। आरबीआई किसके लिए कर लेता है, गवर्नमेंट। जैसे हमारे लिए कोई कमर्शियल बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट का पैसा डिपॉजिट करता है, गवर्नमेंट उस पैसे को विड्रॉ कर सकती है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर कुछ पेमेंट्स कलेक्ट करता है, कुछ पेमेंट्स देता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आरबीआई क्या है। हाँ बेटा, हम सब इनकम कमाते हैं तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, नहीं, हम सब जब इनकम कमाते हैं तो क्या उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं, हाँ जी पे करते हैं। इनकम पे जो टैक्स पे करते हैं वो किसको पे करते हो, किसको पे करते हो, हम एक कमर्शियल बैंक को वो टैक्स पे कराते हैं। हम कमर्शियल बैंक को टैक्स पे करते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है, आरबीआई गवर्नमेंट को देता है। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अमाउंट पे भी करती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, किनको मिलती है, को, है ना राघव, बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन मिलती है। अब ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट ने दी, गवर्नमेंट ने किसको दी, आरबीआई। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को और कमर्शियल बैंक्स ने आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जमा कर। बेटा आपने देखा है कि आपको पेंशन लेनी है और आप सीधा मोदी जी के पास बोल के, मोदी जी इस महीने के 2,500 तो मेरे आए नहीं, आप मोदी जी से लेने जाओगे या अरविंद केजरीवाल से लेने जाओगे, जाओगे आप। और अगर आपने टैक्स देना है, हमारे मन में ये वहम था कि हम टैक्स देने जाते हैं सरकार को, सीधा सीधा पार्लियामेंट हाउस में 2,500 रुपए का टैक्स हमारा जमा होता है। नहीं, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही ये पैसा लेना देना होता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये काम करता है कमर्शियल सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। आपसे एक बात पूछता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है बेटा, हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हु एडवाइजेस यू ऑन द मैटर ऑफ फाइनेंस। ये पैसे के मामले में आपको एडवाइस कर दे, उसे हम फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं। सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट को कई मैटर्स पर फाइनेंशियली एडवाइस करता है। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि हमारा डॉलर 78 रुपीस हो गया, यूएस डॉलर 78 रुपीस का हो गया। इसको करने धरने वाला कौन है, आरबीआई। आरबीआई, आपको मालूम है आरबीआई जानबूझकर भी रेट फॉरेन करेंसी का बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, जब फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ता है तो फॉरेनर्स जो हैं उनके लिए हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है। हमारे लिए उनकी महंगी हो गई, मगर उनके लिए हमारी करेंसी सस्ती हो गई, वो हमारे यहाँ से ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और हमारे लिए चूंकि उनकी करेंसी महंगी है तो हम वहां ज्यादा खरीदारी करने नहीं जाते। हम जब ज्यादा खरीदारी करने नहीं जाते तो हमारी डिमांड वहां कम हो जाती है और इंपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इज दैट ओके? नाउ फाइनेंशियल एडवाइजर ये हो गया एज एन एजेंट, एजेंट के बिहाफ पर वो हमारा पैसा, गवर्नमेंट का पैसा कलेक्ट भी करता है और गवर्नमेंट का पैसा लोगों तक पहुंचाता भी है। लोगों से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करके लाता है और लोगों तक गवर्नमेंट का जो पैसा पहुंचाना है वो पहुंचाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर के अलावा बैंकर, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, गवर्नमेंट अपना पैसा जमा करती है और विड्रॉ करती है। देन बैंकर टू बैंक्स, समझिए देश में ये आरबीआई, आरबीआई के नीचे
सब कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के नीचे हम लोग अपना पैसा किस पे जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक। हमारे लिए हमारा बैंकर कौन है? एक कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, एचडीएफसी। हम लोग अपना पैसा इनमें जमा करते हैं। ये लोग इनमें जमा करते हैं। अगर हमको लोन चाहिए तो हम इनसे लेते हैं, इनको लोन चाहिए हो तो ये आरबीआई से। तो जैसे हम लोगों का बैंक एक कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक्स का बैंकर कौन होता है? आरबीआई। अब आरबीआई एज अ बैंकर टू बैंक्स क्या क्या करेगा? एज अ बैंकर टू बैंक्स ये आपके लिए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व होगा। कमर्शियल बैंक जो है उसको कुछ पैसा अपना जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। जैसे आप में जिनका बैंक अकाउंट है उनको ये बात जानकारी है। आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं होता है। मान लीजिए आपको 5,000 रुपए हमेशा बैंक में रखने, तो बैंक आपका वो 5,000 रुपए संभालता है या नहीं? इसी तरह हर कमर्शियल बैंक को कुछ मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई उनका वो पैसा संभालता है। ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बेटा जैसे हम लोगों के लिए हमारे माँ बाप जो होते हैं वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी परेशानी में फंस गए, जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते खेलते पैसा हार गए। पहले तो आपने दोस्तों से कुछ जुगाड़ किया, अपना कोई सामान बेचा, जब पूरा नहीं हुआ और उनकी धमकियां बढ़ गई जिनके यहाँ जुआ हार के आए हो, तो क्या करते हो? आप पापा के आगे सरेंडर कर देते हो, पापा गलती तो हो गई, अब गलती हो गई, अब मुझे बचा लो। पापा भी क्या करें, अपना लड़का है अपनी लड़की है, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया आज था कोई बात नहीं, अगली बार ये काम मत करना, तो पैसा दे देते। इसको क्या कहते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। हाँ या नहीं? बेटा पिछली बार जब तूने ड्रग्स के पैसे नहीं दिए थे तो कहीं से कुछ नहीं हो पाया, तूने अपनी किडनी तक दांव पे लगा दी थी, कुछ हुआ नहीं था, फिर अंत में पापा ने बचाया था, पापा ने वहां से बचा के लाए, जो आखिरी पुड़िया तेरे उनके पास थी वो भी लेकर आए थे कि नहीं लाए? इसी तरह कमर्शियल बैंक्स को जब पैसा चाहिए होता है तो ये कमर्शियल बैंक्स आपस में लेते, एक दूसरे से कॉल रही जिसको कहते। लेकिन अगर एक दूसरे के पास भी कोई सेटिंग नहीं बनेगी तो कहां जाएंगे? आरबीआई के पास। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट। एक और फंक्शन इसका होता है, व्हाट इज दैट फंक्शन? कमर्शियल बैंक के लिए एक फंक्शन और परफॉर्म करता है, क्लियरिंग हाउस एजेंट। बहुत अच्छा, क्लियरिंग हाउस एजेंट। इन सबका अकाउंट आरबीआई में, ठीक है, इन सबका अकाउंट आरबीआई में। अब ये कमर्शियल बैंक 1 2 3, 1 ने 2 को देना है 10 लाख रुपए, 2 ने 3 को देना है 10 लाख रुपए, और 3 ने 1 को देना है 10 लाख। मत दो एक दूसरे को, आपस में दो ही मत। आरबीआई कहता है मेरे पास तुम सबकी कॉपी है, तुम किसी को कुछ मत दो, मैं आपस में एक दूसरे के अकाउंट्स एडजस्ट कर देता हूं। इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन या फिर क्लियरिंग हाउस एजेंट। इन्हीं पे बेटा ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इनके एमसीक्यूज दिखेंगे आपको, ध्यान दो, टर्मिनोलॉजी को ध्यान दो। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। समझ आ रहा है आपको? जो मैं बात कह रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रही है? ऐसा तो नहीं सुबह से पढ़ते पढ़ते बिल्कुल हिप्नोटाइज हो चुके हो, आपको लग तो रहा है कि यहाँ सामने कोई खड़ा तो है, कुछ बोल तो रहा है। अभी थोड़ी देर में इसको समझेंगे जब मैं वापस होश में आ जाऊं। कई बार होता है
हम एक चीज को देखते रहते हैं और हम हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं और हमें नहीं पता चलता हम सुन भी रहे हैं इसको कि नहीं सुन रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ है? हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में एकदम होश खत्म हो जाती है, ऐसा होता है राघव? हाँ मान थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आती जाती है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा आपके देश में, हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, आपको मालूम है वो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज किसको संभालना होता है? आपको क्या ये मालूम है कि आपको अपने घर में डॉलर, पाउंड, यूरोस रखना अलाउड नहीं है? यू आर नॉट सपोज टू, आप नहीं रख सकते। जितना भी फॉरेन करेंसी है वो सारी आरबीआई के पास होती है और आरबीआई की परमिशन के बिना किसी को नहीं मिल सकती। बात को ध्यान से सुना, आरबीआई की परमिशन के बिना किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज डील करने की इजाजत नहीं है। भगवान न करे कभी आपको फॉरेन जाना पड़े, क्या करना है बेटा? ये लुधियाना, लखीमपुर, शिमला, मसूरी घूम लो। क्या करना है स्विट्जरलैंड जाकर? मत जाना, बहुत खर्चा होता है। कहीं आप तो कहीं अमेरिका का टूर लगाने चल जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आश्रम घूम लेना, वही है बेटा। सिद्धार्थ एक्सटेंशन, सिद्धार्थ बस्ती, सिद्धार्थ एनक्लेव, बहुत सारे हैं वहां पर, भगवान नगर, वो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आश्रम आपको यू कैन एंजॉय। 2 दिन में लगेंगे पूरा आश्रम देखने में, एक दिन में नहीं देख सकते आप अमेरिका की, ठीक है? समझ रही है कि नहीं? लंदन तो बिल्कुल नहीं जाना, लुधियाना हुआ। यहाँ पर अगर आप फॉरेन जाते हैं और आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो फॉरेन करेंसी आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज वाला दे देता है या कमर्शियल बैंक दे देता है। तो उनको भी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? आरबीआई से। आरबीआई को सारा फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखना पड़ता है। आप माने या ना माने, जिस देश के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व ज्यादा है वो देश अमीर है, जिसके पास कम है वो गरीब है। मैंने अभी सुना श्रीलंका के पास पेट्रोल खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं थी, उसने कुछ बिलियन डॉलर आईएमएफ से उधार लिया है ताकि ये जो पेट्रोल डीजल लिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बिना जिंदगी जीना मुश्किल हो गया भाई। आप खुद घर में अनाज भी उगा लो, पानी भी अरेंज कर लो, सब कर लो बेसिक चीजें, लेकिन पेट्रोल डीजल कहाँ से लाओगे? उसके बिना देश स्थगित हो गया, रुक। अब उसको पैसा देने के लिए इसने उधार लिया क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज सो इम्पोर्टेंट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने फैला दिया, किसी को कुछ है किसी के पास कुछ है, नहीं चलेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज टू बी इन वन हैंड एंड दैट इज द आरबीआई, ताकि आरबीआई को पता हो कि कितना रिजर्व उसके पास है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होते हैं आरबीआई के ये वाले फंक्शन। एक फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मैं उस फंक्शन को अब डिटेल में लेने जा रहा हूं। उसके बाद एक क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ये दो चीजें मुझे आज जरूर करानी है, बाकी बात ये आपको समझ में आ गया बेटा आरबीआई क्या करता है। आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ आरबीआई जो है हमारा, वो क्रेडिट को देश में कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। सुनिए मेरी बात को जरा गौर से। आरबीआई जो है बेटा, देश में क्रेडिट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्रेडिट बढ़ाने का भी आरबीआई के पास तरीका है और क्रेडिट घटाने का भी आरबीआई के पास तरीका है। कभी आरबीआई को क्रेडिट घटाना होता है, कभी बढ़ाना होता है, दोनों की सिचुएशन अलग है। मान लीजिए अभी देश में क्रेडिट बहुत है, मनी सप्लाई एक्सेस में। मनी सप्लाई और क्रेडिट एक्सेस में होने का मतलब है लोगों के पास बहुत पैसा है। लोगों के पास बहुत पैसा होने से मेरा मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। लोगों की परचेजिंग पावर जब ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं। जब ज्यादा चीजों की लोग डिमांड करते हैं तो चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं।
उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बेटा ध्यान से सुन, ये होता है कि आप चीजें खरीद नहीं पा रहे क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं, तो देश में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है देश क्योंकि पैसा नहीं। कोरोना के टाइम पे हम चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, क्यों? हमारी इनकम रुक गई, सबकी इनकम रुक गई, तो सबने परचेजिंग कम कर दी, हम लोग बेसिक नेसेसिटीज पर आ गए। हाँ या नहीं? वी वर ऑन बेसिक नेसेसिटीज। लेकिन इसकी विपरीत सिचुएशन जहां पर हमारे पास बहुत पैसा होता है, अब बहुत पैसा जब जेब में होता है तो जेब में से पैसा उछलता है। उछलने से क्या मतलब होता है? मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है। अब जब सब कुछ खरीदना है और जेब में पैसा है और मैं पैसा देने को तैयार हूं, और जब मैं पैसा देने को तैयार हूं तो सामने वाला पैसा बढ़ा देता है, सामने वाला चीजों के प्राइस बढ़ा देता है, चीजें महंगी हो जाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में 10,000 रुपए का जूता नॉर्मली बिक रहा है। आप देखिए, नाइकी, एडिडास, बैलेंसियागा, 1-1 लाख रुपए के जूते भी हैं इनके पास। 1 लाख तो बहुत महंगा हो गया, मगर 6-8-10,000 रुपए का जूता आज नॉर्मली बिकता है। मैं एक जूता लेने गया, टाइगर का कोई जूता है, दे डोंट हैव द साइज, बोले साइज आता है और बिक जाता है सर। मैंने कहा कितने का जूता है? 8,999 ओनली सर। और उसमें उसका ये कहना था कि सर ये बस एक पीस पड़ा, आपने लेना है। नॉर्मल हो गया क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई तभी तो ऐसा हो गया। अब परचेजिंग पावर जब लोगों की बढ़ती है तो लोग महंगाई लाते हैं देश में। एक तो लोगों की परचेजिंग पावर है, नहीं है तो क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि लोग बहुत महंगाई ले आते हैं। अब ऐसे में आरबीआई आता है पिक्चर में, उसको क्रेडिट को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ताकि ये जो महंगाई हो रही है वो महंगाई रोकी जा सके। ठीक है, इसके लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के पास इसके लिए 2 तरह की पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी को नाम देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नाम देते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई चलाता है देश में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के 2 औजार हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और एक क्वालिटेटिव टूल्स। एक क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और एक क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव क्या होते हैं? सुनो, क्वांटिटेटिव में सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है लॉन्ग टर्म, किसके लिए? लॉन्ग टर्म। मेरी बात को गौर से सुनिए क्योंकि एमसीक्यू में होता है। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे बैंक रेट। आरबीआई इज गिविंग उधार टू कमर्शियल बैंक्स, किस रेट पर? बैंक रेट। और कमर्शियल बैंक्स हम लोगों को उधार दे रहा है, हाँ या नहीं? अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। बैंक रेट इंक्रीज हो गया यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को अब महंगे रेट पर पैसा देगा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पर पैसा देगा तो कमर्शियल बैंक हमें भी महंगे रेट पर पैसा देगा। सीधी सी बात है, इस बात को साधारण तरीके से समझिए। आरबीआई है होलसेलर, कमर्शियल बैंक है रिटेलर, और हम लोग क्या है? कस्टमर। होलसेलर ने एक चीज महंगी दी रिटेलर, रिटेलर हमें महंगी दे दी। इससे क्या होगा? इससे हम लोग अब ज्यादा इंटरेस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और हम उस चीज के लिए उधार
नहीं लेंगे। अब उधार नहीं लेंगे तो हम चीज ही नहीं खरीदेंगे। जब हम उधार ही नहीं लेंगे तो हम वो चीज नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? वी विल नॉट बाय, क्योंकि हमें वो महंगी मिल रही है। वी विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम वो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं खरीदेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। राइट? अगला है बेटा बैंक रेट के अलावा रीपरचेज रेपो रेट। सेम सेम वही काम है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है मगर शॉर्ट टर्म, यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए और यहाँ शॉर्ट टर्म। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है और अगर उस रेट को भी बढ़ा दिया जाए, उस रेट को बढ़ाने से क्या होगा? बात वही है, जब होलसेलर रिटेलर को महंगा प्राइस देगा, रिटेलर मुझसे ज्यादा लेगा, मैं लूंगा। गेटिंग इट और नॉट? नेक्स्ट इज इक्वल टू नॉट लिखा है। लड़ो नहीं करना है, मतलब ऐसी गालियां मत दो। बोर्ड नहीं नजर आ रहा? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कि नहीं? आप समझ आ रहा हूँ मैं? अगला है बेटा आग लगी मात्र बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? जरा ध्यान दें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेटा आरबीआई के पास एक अथॉरिटी होती है। किस चीज की? आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेच और खरीद सकता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचने और खरीदने हो ना, गवर्नमेंट कंपनीज बेटा बॉन्ड, जैसे प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है, गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू करती है। आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो बॉन्ड्स बेचे और खरीदे। अब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई बहुत है क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। ऐसे में आरबीआई क्या करता है? सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट। जब आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बेचता है तो उससे क्या होता है? हम लोग बैंक्स ये सब सिक्योरिटीज खरीदते हैं। हमारे हाथ में क्या आता है? सिक्योरिटीज। एक कागज आता है जिसपे लिखा हुआ है कि प्रसन्न इज द ओनर ऑफ सो मेनी बॉन्ड्स, वैल्यू ₹1,00,000। मेरी बात को गौर से, आरबीआई ने 1,00,000 के बॉन्ड बेचे और प्रसन्न 1,00,000 के बॉन्ड खरीदा। उस 1,00,000 के बॉन्ड के बदले में एक सर्टिफिकेट मिला है जिसपे लिखा है प्रसन्न के पास 1,00,000 रुपए के बॉन्ड है। प्रसन्न ले गया ये 1,00,000 के बॉन्ड, सब्जी खरीदी, सब्जी ली, 10-20 हजार रुपए की सब्जी ली। बोला पैसा बहुत है तो 20,000 की सब्जी दे, उसने तोल दी। सब्जी बेचने वाला बड़ा खुश था कि बाबूजी 20,000 की सब्जी ले। जब 20,000 की सब्जी हो गई, इसने वो 1,00,000 के बॉन्ड में से कह रहा है इतना फाड़ के तू रख ले, 20,000 तेरे हुए, सब्जी मेरी हुई। उसने पुलिस बुला ली। उसने सिर्फ धक्के नहीं दिए, गालियां तो बहुत छोटी चीज है, उसने सीधा पुलिस बुलाई और मोहल्ले वालों ने एम्बुलेंस। मारपीट इतनी हुई, बंदा 20,000 की सब्जी तोल रहा था और आप क्या दे रहे थे बदले में? बॉन्ड। पूरे बॉन्ड रख लेना। मेरे कहने का क्या मतलब, जब आपने बॉन्ड खरीद लिया तो आपने पैसा तो दे दिया आरबीआई को, आपकी परचेजिंग पावर कौन ले गया? आरबीआई। तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, आपकी चीजों की डिमांड कम हो गई। तो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको आप प्यार से बोलते हो एलआरआर। एलआरआर के दो पार्ट्स, एक कैश रिजर्व रेशियो और एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी समझिए बेटा, मैं याद करके आया हूं, आपको पढ़ाना। ये लीगल रिजर्व रेशियोज क्या होती हैं, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है?
कैश रिजर्व रेशियो होती है कि आप एज आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपके पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप दिन में कर रहे हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज एज कैश आरबीआई के पास रखिए। मान लीजिए आप पूरे दिन में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आरबीआई ने कहा 4% इसका, 1 करोड़ का कितना, 4% कहाँ रखो, आरबीआई के पास कैश में डिपॉजिट। यानी आपको 1 करोड़ का 4% कितने हो गए, 4 लाख रुपए आरबीआई के साथ जमा कर रहे हैं। 1 करोड़ तो मैं बहुत छोटी फिगर बोल रहा हूँ, एक बैंक 50-50 हजार करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब 50,000 करोड़ का एक 4% लगाओ, 2,000 करोड़ आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन के टाइम पर जब लोगों की जेब में पैसा बहुत ज्यादा है, ये क्या हेल्प, आरबीआई इस रेट को बढ़ा दे। अगर 4% की जगह इसको 5% कर दिया तो 8% इंक्रीज होने पर करीबन 500 करोड़ रुपया, अगर हम 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 500 करोड़ रुपया और कमर्शियल बैंक से उठकर कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास। और सोचो अगर एक का 500 करोड़ और देश में अगर 50 बैंक है तो 50 इंटू 500 करोड़ रुपया सिर्फ 0.1% बढ़ाने से, सिर्फ 1% बढ़ाने से कितने हजार करोड़ रुपया बैंकों से उठकर कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास। यानी बैंकों के पास पैसा नहीं होगा लोन देने के लिए, यानी बैंक आपको उतना लोन अब कम देगा, उतना लोन कम देगा, हमारा काम हो जाएगा। रिसेंटली परसों आरबीआई ने 0.something% की सीआरआर बढ़ाई। अखबार अगर आप देखें, अखबार तो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ते नहीं होंगे क्योंकि फोन से ही आपको सब कुछ पता चल जाता है, इंस्टा ही आपको सारी न्यूज दे देता है, कोई एक ढंग की न्यूज नहीं आती बिल्कुल। आरबीआई ने क्या किया, ये आता है इंस्टा पे, इंस्टा पे क्या आता है, ओहो वो पुल से बंदा गिर गया, ओहो उस लड़की ने उसको थप्पड़ मारा, इस तरह की न्यूज आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अपडेटेड हो आप देश के बारे में पूरी तरह अपडेटेड हो। डॉलर का रेट 78 रुपए हुआ, ये इंस्टा पे नहीं आया, आया अच्छा तेरे इंस्टा लगा। तो सीआरआर एक परसेंटेज है जो आरबीआई के पास आपको पैसा रखना। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, आपको ये वाला पैसा आरबीआई के पास नहीं रखना, लेकिन एक परसेंटेज आरबीआई डिसाइड कर लेती है कि भाई इतना पैसा जो है आप अपने पास रखोगे लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। सर लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में करंट अकाउंट खोल, एक बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद ले, ये लिक्विड एसेट्स है जो बॉन्ड, जो पैसा बैंक्स को इनमें पैसा लगाकर अपने पास ही रखो। फिर वही एग्जाम्पल, मान लो आपका 50,000 करोड़ की डील और आरबीआई ने कहा 4% आपको लिक्विड एसेट्स में रखना है, यानी 2,000 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड्स की फॉर्म में, आपको दूसरे बैंकों में करंट अकाउंट की फॉर्म में, इसमें सब में रखना है। तो वो पैसा जो है आप लोगों को तो उधार नहीं दे सकते, वो पैसा आपको खुद अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो लोगों को उधार नहीं दे सकते अपने पास रखना पड़ेगा, तो यानी आप देश से उधार कम कर लोगे। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर ये दोनों रेट्स आरबीआई जो है वो बढ़ा दे, एसएलआर भी और सीआरआर। अब आगे क्वालिटेटिव टूल्स, पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं, आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट इज बेसिकली आरबीआई ने एक रूल निकाला है कि आपको जितना लोन लेना है उस लोन का कुछ परसेंटेज आपको देना है। इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी अमाउंट एंड लोन अमाउंट। लोन के अमाउंट और सिक्योरिटी के अमाउंट में जो डिफरेंस है उसे हम मार्जिन कहते हैं। मान लीजिए
आपको एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी देखना ठीक बनी, आपने एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी है 10 लाख, आपने कहा बैंक लोन तो दे ही देता है, आप गए बैंक के पास कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, बैंक ने कहा कितना लोन चाहिए होगा, हमने बोला 10 लाख, बैंक ने मना कर दिया। क्यों? बैंक को आप जब 10 लाख का लोन दे रहे हो तो बैंक को सिक्योरिटी क्या दे रहे हो, गाड़ी, गाड़ी की कीमत क्या है, अब बैंक नहीं दे रहा आपको, क्यों सर ठीक तो है, 10 लाख का लोन ले रहे हैं, 10 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम, आपका लोन इंटरेस्ट जुड़ जुड़कर बढ़ेगा और गाड़ी की वैल्यू घटेगी। मान लीजिए आप 1 साल तक लोन नहीं देते, आपका लोन अमाउंट 10 से बढ़कर हो गया है 11.5 लाख और गाड़ी की वैल्यू घटकर हो गई है 8.5 लाख, क्या आ गया, आ गया क्या, लोन बढ़कर कितना हो गया 11.5, गाड़ी की वैल्यू घटकर कितनी होगी 8.5, ये होगा ही, स्वाभाविक है। अब आपने हाथ खड़े कर दिए 1 साल के बाद, सर मैं तो दे ही नहीं सकता, आपने गाड़ी ले जाने लेकर, आप चला दो, आपने ले जा गाड़ी, अब वो गाड़ी ले जाके क्या करे, 3 लाख रुपए तो भी कम है, वो 3 लाख रुपए आपसे रिकवर कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सिक्योरिटी में क्या रखा था, गाड़ी, गाड़ी आप दे रहे हो। बैंक इसमें क्या करता है, अगर आप 10 लाख का लोन मांगोगे तो बैंक कहेगा भैया 20% मार्जिन है, यानी कि 2 आप अपने लगाइए, 8 लोन दे देंगे, 2 लाख रुपया अपने लगा लीजिए गाड़ी में, 8 लाख रुपए का हम लोन देंगे, इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आप सिक्योरिटी कितने की ऑफर कर रहे हो उसको, 10 लाख, बेटा सिक्योरिटी कितने की दे रहे हो, 10 लाख, वो लोन कितना दे रहा है, तो बीच में 2 लाख रुपए का मार्जिन है। अब आपके पास 2 लाख कैश है तो लोन लेने जाओ, वरना आपको गाड़ी नहीं मिलेगी 10 लाख। मान लीजिए अब इन्फ्लेशन के टाइम पे ये क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक इस मार्जिन को बढ़ा देगा, बैंक कहेगा 20 नहीं 30% अपना लगाओ, तब हम बाकी लोन देंगे, यानी आप 3 लाख अपना लगाओगे तो 7 लाख रुपए का लोन देंगे। तो 3 लाख अपना लगाने का मतलब है कि आपकी जो है अब मार्जिन बढ़ गया, अब जिसके पास 3 होंगे वो गाड़ी लेने जाए, जिसके पास नहीं होंगे वो गाड़ी लेने नहीं जाए, हाँ या नहीं, जिसके पास अपने होंगे 3 लाख, अब वो गाड़ी लेने से अब डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि पहले 2 लाख में भी गाड़ी ले आ रहे थे 10 वाली, अब 3 होंगे तो गाड़ी मिलेगी, तो अब गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर हमने इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने से हमने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा, और नॉट मोरल सुएशन, मोरल सुएशन किसको कहते हैं, यहाँ पर आरबीआई जो है वर्बली, रिटन लेटर्स, कॉन्फ्रेंसेस, इसके थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को समझाता है कि यार ज्यादा लोन देने से महंगाइयां बढ़ रही हैं, सिर्फ प्यार से समझाता है थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, बस उससे मोरल सुएशन। देन लास्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आप सिलेक्टिव क्रेडिट देंगे, आरबीआई कह रहा है यार उनको लोन दे दो जिनसे महंगाइयां ज्यादा नहीं बढ़ती, जो प्रोडक्टिव है देश, जो देश के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है उनको लोन दे दो, और जो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है उनको लोन मत दो। उनको ज्यादा लोन देने से क्या हो रहा है कि वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो जैसे अब किसान है, फार्मर है, उनको आप लोन दे दो, जो महंगाइयां बढ़ाने वाले लग्जरी प्रोडक्ट्स वाले उनको, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट। क्या इनमें से आपको कुछ पूछना है, क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर क्वालिटेटिव टूल्स, ऑनलाइनर्स, अलिका, मीत, युवराज, कुछ पूछना चाहते हैं इस पूरे में से, आप पूछो पहले।
जिस रेट पर आप कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है अपना, अभी तो बैंक आरबीआई दे रहा है ना पैसा, तो आरबीआई जो पैसा दे रहा है उस पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। और जिस रेट पर आपका बैंक जमा करेगा आरबीआई में पैसा, उसे रिवर्स कहते हैं। अब बोलो शॉर्ट टर्म क्यों लोग, हाँ एलआरआर आरबीआई फिक्स करता है। एलआरआर के दो पार्ट्स है, सीआरआर और एसएलआर, दोनों आरबीआई फिक्स करता है। और बोलिए एनीथिंग एल्स, कोई डाउट आपको इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, मतलब ये इसमें ना आपका एक अगला चैप्टर भी है, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड। ये पूरा चैप्टर है, ये वो वाला पूरा चैप्टर है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाला, जहां पर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप पढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, कोई भी इसमें आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछिए, ऑनलाइनर्स ऑफलाइनर्स किसी को भी डाउट है प्लीज पूछिए। वन, चलो एक क्वेश्चन मुझे और कराना है बेटा, जो मैं याद करके आया हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा कैसे, फिर आप मुझे गाली देते हो कि सर आपको आता तो है नहीं, आप खड़े हो जाते हो आप, है ना? चलो आप फोर्स कर रहे हो तो मैं करा ही दूंगा। कमर्शियल बैंक्स के पास एक पावर होती है क्रेडिट क्रिएट करने। क्रेडिट या मनी क्रिएट करना क्या होता है? देखो बेटा, एक पैसा तो आपका आरबीआई क्रिएट करता है, एक पैसा कौन क्रिएट करता है? आरबीआई। एक मिनट की ब्रेक ले लो मुझे।